Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. So आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 11th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है? तो आज हमें डिस्कस करना है LIC के दो नए प्लान्स के बारे में। इसके अलावा दीपावली को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर लिस्ट में शामिल किया है, वो हम देखेंगे। हमें ये भी देखना है कि पाकिस्तान का वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है। इसके अलावा टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर, टाइम्स इंटरटेनर ऑफ द ईयर भी अनाउंस हुए हैं, उस पर भी हमें बात करनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेबी के इनिशिएटिव। आप देखिएगा सेबी के जो नए प्रोजेक्ट होते हैं, नए इनिशिएटिव होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिले हैं, चाहे वो एमपी का एग्जाम हो गया है आपका, या अलग स्टेट का एग्जाम, या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम। और ऑब्वियस सी बात है, जितने भी बैंकिंग एग्जाम है उसमें तो इम्पोर्टेंट है, तो सेबी के भी इनिशिएटिव्स को हम देखेंगे। तो इस तरीके से आज का सेशन रहेगा। साथ ही साथ आज हम देखेंगे 11th ऑफ दिसंबर को कौन कौन से दो इम्पॉर्टेंट डेज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल आज का जर्नी रहने वाला है हमारा डेली करंट अफेयर्स का। डेली करंट अफेयर्स डेली होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, वहां से आप इसे डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। और ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो अगर अभी तक आपने लिंक को शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर करेंगे, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, दीपावली एंटर्स यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। मैंने आपको सिखाया है कि 20th नंबर की जो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल कमेटी की मीटिंग होने वाली है, वो इंडिया के द्वारा होस्ट की जा रही है फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसके पहले दीपावली जो कि फेस्टिवल ऑफ लाइट है, इसको यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। टोटल 20 एंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन हम केवल उन्हीं एंट्रीज के बारे में बात करेंगे जो हमारी है या हमारे पड़ोसियों की है। तो यहाँ पे बांग्लादेश से भी एक नई एंट्री हुई है जिसका नाम है तंगेल साड़ी। तंगेल साड़ी की जो वीविंग होती है, किस प्रोसेस से, पद्धति से उसे बनाया जा रहा है कई सालों से, इसे शामिल किया गया है। और अफगानिस्तान से है behzad स्टाइल ऑफ मिनिएचर आर्ट। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान और बांग्लादेश की एंट्री आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक, अब टोटल भारत की 16 आइटम या 16 एंट्री हो चुकी है जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। वो पूरे की पूरा 16 एंट्री मैंने यहाँ पर टेबल के फॉर्म में मेंशन की है। जैसे दीपावली को 2025 में, नवरोज एक फेस्टिवल मनाया जाता है 2024 में, गरबा 2023, दुर्गा पूजा 2021, कुंभ मेला 2017, योगा 2016। इसके अलावा ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर के यूटेंसिल बनाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें 2014 में शामिल किया गया था। और यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट चांटिंग ऑफ लद्दाख 2012 में है, कालबेलिया नृत्य जो कि राजस्थान में किया जाता है 2010 में, छऊ डांस 2010 में आया है, रमन फेस्टिवल ऑफ गढ़वाल रीजन 2009 में आया था। तो इस तरीके से पूरे 16 आइटम्स की एंट्री यहाँ पर मिल गई है। इस टेबल को एक दो बार पढ़ना, चीजें याद करना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं और ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट होगा, और आजकल एग्जाम में स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये पीडीएफ में आपको टेबल मिल जाएगी। नाउ बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ना, क्ले से बना हुआ एक पॉट है, एक पॉटरी है। बेसिकली पॉटरी नहीं है, ये क्या है, बांसुरी है। ये क्या है, आपका फ्लूट है। यहाँ पे दो आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं फिंगर्स के लिए, और यहाँ से इसे बजाया जाता है, जैसे कि ये आदमी यहाँ पर बजाता हुआ दिखाई दे रहा है। और बताया जाता है कि इसका रिलेशन आपके मोहनजोदाड़ो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी बताया है, और कहा है कि इस आर्ट वर्क को सेफगार्ड करने की जरूरत है। ठीक है, यूनेस्को हैज इंस्क्राइब पाकिस्तान बोरिंदो, बोरिंदो कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बोरिंदो, जो कि एक क्ले शेप का, एक सॉरी क्ले का वेसल आपको देखने को मिलता है, एक बांसुरी आपको देखने को मिलती है, जो कि इंडस वैली म्यूजिकल ट्रेडिशन से बिलोंग करता है। और इसमें कहा गया है नीड ऑफ अर्जेंट सेफ गार्डिंग। ठीक है, इसको अर्जेंटली हमें सेफ गार्ड करने की जरूरत आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हालांकि इसके जो एविडेंसेस हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैच करते हैं, वहां से पाए जाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत अगर मॉडर्न एरा की बात करते हैं तो कब की गई, तो यहाँ पर आप देखेंगे केती मीर मोहम्मद लुंड, जो कि सिंध के थे, इनके द्वारा इस मोहनजोदड़ो आर्टिफैक्ट को स्टार्ट किया गया, मतलब इस फ्लूट को शुरू किया गया। ठीक है, और इसके ट्रेसेस मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं। ठीक है, ऐसा हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है।
Flute fragment were found at Mohenjo-daro, Harappa and adjoining site of the Indus Valley civilization. जनरली ये क्ले से और बोन से बनाई जाती थी, ठीक है, और इसको केयरफुली इसमें ड्रिल किया जाता था फिंगर के होल्स के लिए और फिर इसे बजाया जाता था, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो 11 दिसंबर आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल माउंटेन डे। इंटरनेशनल माउंटेन डे की शुरुआत यूनाइटेड नेशन ने 2003 में की थी, ठीक है। इसका पर्पस हमारे माउंटेन्स को, हमारे ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट करना, और मैंने आपको सिखाया है कि 2025 को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन भी डिक्लेयर किया है। और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आएगा, जैसे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025 को डिक्लेयर किया गया है। और इंटरनेशनल माउंटेन डे की थीम क्या है? ग्लेशियर्स मैटर फॉर वाटर, फूड एंड लाइवलीहुड इन माउंटेन एंड बियॉन्ड, ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। नाउ आज है यूनिसेफ डे। यूनिसेफ का फॉर्मेशन भी 11 दिसंबर को हुआ था और इस साल 79 नंबर की एनिवर्सरी मनाई जा रही है, ठीक है। यूनिसेफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन ने 1946 में की थी, ठीक है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। फिर इसका नाम चेंज करके यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया 1953 में, ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी टैगलाइन है फॉर एवरी चाइल्ड। तो आपको ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सेगमेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ पर्सन के बारे में। सबसे पहले है टाइम्स 2025 सीईओ ऑफ द ईयर। अब यहाँ से दो बहुत ही प्यारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि टाइम्स के द्वारा 2025 में सीईओ ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया गया है, या आपसे पूछा जा सकता है कि यूट्यूब के सीईओ कौन है। ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वाईटी जिस पे आज अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा इंडियन ओरिजिन है नील मोहन। तो नील मोहन इंडियन ओरिजिन पर्सन है जिन्होंने असेंचर में भी काम किया है, कई सारी और आईटी फर्म्स में काम किया है, और यूट्यूब में एज अ सीईओ इन्होंने 2023 में ज्वाइन किया था। तो नील मोहन इन्हें 2025 में टाइम्स मैगजीन के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला नाम आता है एजा विल्सन का। ये एक बास्केटबॉल प्लेयर है। कौन है ये? एक बास्केटबॉल प्लेयर आपको देखने को मिलेंगी लॉस वेगास से, और इन्हें 2025 में टाइम्स मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो एथलीट ऑफ द ईयर कौन हो जाएंगी? एजा विल्सन है। किस प्रोफेशन से है? तो ये बास्केटबॉल प्लेयर आपको मिल जाएंगी। चलिए अब आप लोग ने द एविएटर जैसी कई सारी हॉलीवुड मूवीज कभी देखी होंगी, तो उसमें एक जाने माने एक्टर, हॉलीवुड अभिनेता काम करते हैं जिनका नाम क्या हो जाएगा? लियोनार्डो डाइकैप्रियो, ठीक है। लियोनार्डो डाइकैप्रियो, इन्हें टाइम्स 2025 इंटरटेनर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है, ठीक है। अभी टाइम्स मैगजीन के द्वारा ये जो मैगजीन पब्लिश की गई है, इसका ऑफिशियल पार्टनर आपको रोलेक्स मिलेगा, प्रीमियम पार्टनर अमेरिकन फैमिली इंश्योरेंस मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो सिग्नेचर पार्टनर है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि टाइम्स मैगजीन का सिग्नेचर पार्टनर कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। तो चार अनाउंसमेंट की है। सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन है, एंटरटेनर ऑफ द ईयर हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो है, एथलीट ऑफ द ईयर आपको बास्केटबॉल प्लेयर एजा बिल्सन देखने को मिल जाएंगी, और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एक पॉप सिंगर आप बोल सकते हैं, के पॉप डीमन हंटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट है इंडिया टू होस्ट स्कॉश वर्ल्ड कप 2025 फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। तो तीसरी बार लगातार स्कॉश वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है इंडिया। 10 से लेकर 14 दिसंबर के बीच में ये टूर्नामेंट होगा। कहाँ पर? चेन्नई में। कहाँ पर होगा? चेन्नई में, और इंडिया इसे होस्ट कर रहा है। टोटल 12 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली है। अगर हम लास्ट एडिशन के बारे में बात करते हैं 2023 में, तो 2023 में मेडल टैली में, मतलब गोल्ड मेडल किसने जीता था? आपका इजिप्ट ने गोल्ड मेडल जीता था। सिल्वर मेडल किसने जीता था? तो मलेशिया ने। और थर्ड नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा 2023 के एडिशन में। सबसे सक्सेसफुल टीम वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप में इजिप्ट आपको देखने को मिलेगी।
पहला स्क्वॉश वर्ल्ड कप 1996 में मलेशिया में हुआ था। ठीक है, इतनी चीजें तो आपको याद रखना है। स्क्वॉश वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है इंडिया, कहाँ पर? चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट 33 साउथ ईस्ट एशियन गेम्स। तो साउथ ईस्ट कंट्रीज जो हैं, एशियन कंट्रीज, उनके बीच में भी कई तरीके के स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। तो 33 नंबर का साउथ ईस्ट एशियन गेम्स ओपन हो चुके हैं थाईलैंड में। थाईलैंड के बैंकॉक और चौनबुरी प्रोविंस में ये गेम खेले जाएंगे। और ओपनिंग सेरेमनी आप देखेंगे राजा मंगला नेशनल स्टेडियम में हुई है। तो राजा मंगला नेशनल स्टेडियम किस कंट्री में है, ये क्वेश्चन भी आपका जीके का प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। डन। चलिए अब हम देश दुनिया की और खबरें देखेंगे, लेकिन उसके पहले बताना चाहती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर आप लोग भी आने वाले एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और करंट अफेयर्स को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बूस्टर मैगजीन अवेलेबल है। दो मैगजीन है, एक है जनवरी से लेकर जून मंथ तक की और एक है जुलाई से लेकर दिसंबर मंथ तक की। इनमें आपको 1500 प्लस करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे और ज़रूरत जहाँ पे वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी एड ऑन है। प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, 1 साल की वैधता के साथ है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से और अपने करंट अफेयर्स को और भी बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि अभी तक का पिछले 1 साल से तो यही फीडबैक आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखिएगा हमारे देश में हम देखते हैं कि बहुत सारे नेशनल हाईवेज बनते हैं और नेशनल हाईवे को बनाना, उसको मेंटेन करना, मतलब कंस्ट्रक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग तरीकों से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, जिससे वो लोग भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि आप लोग ने टीओटी, टोल ऑन टैक्स के बारे में सुना होगा, है ना? तो उसमें क्या होता है, हाईवे पे टोल लगाए जाते हैं और वहां से गाड़ियां निकलती हैं तो टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो जो भी उसे मेंटेन कर रहा है, जनरली हमारे देश में एलएनटी मेंटेन करती है, तो उनको फिर पैसा दिया जाता है ना? तो इस तरीके से हम कई तरीके के इनिशिएटिव लेते हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया है, एनएचएआई के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है RIT। इसका मतलब क्या हो जाएगा, राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एक कंपनी है, इसको कर दिया है सेबी में रजिस्टर, लिस्टिंग कर दिया है। तो इसके शेयर्स होंगे और पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करेगी और इस फंड का इस्तेमाल फिर कहाँ पे किया जाएगा, आपके हाईवे कंस्ट्रक्शन में किया जाएगा। तो अभी हुआ क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, और ये पब्लिक लिस्ट, मतलब एक लिस्ट कंपनी हो चुकी है सेबी के द्वारा। ठीक है, राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को डिजाइन किया गया है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के द्वारा, जिससे हम हाई क्वालिटी नेशनल हाईवे को बना सकें। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स का कंट्रीब्यूशन बढ़े। ठीक है, मोनेटाइजेशन हाईवे असेट को किया जा सके। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करें एनएचएआई में, इसलिए यहाँ पर सेबी के द्वारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है RIIT, मतलब राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को। ठीक, इतनी चीजें डन, इतनी चीजें। इससे क्या होगा, रिटर्न आर जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशनल रेवेन्यू, जैसे हाईवे टोल्स वगैरह से जनरेट होगा, है ना? प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स यहाँ पे होंगे इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए। तो हमें याद क्या क्या रखना है कि सेबी ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है एनएचएआई के राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को। RIIT विल मोनेटाइज नेशनल हाईवे असेट, जिससे पब्लिक इन्वेस्टमेंट आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। इसके लिए एक नई एंटिटी बनाई है RIIMPL, जो कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर होगा। ठीक है, और अभी तक एनएचएआई ने टीओटी के जरिए, मतलब टोल ऑन टैक्स, और प्राइवेट इन्वेस्ट के जरिए 92,000 करोड़ रुपीस तक के फंड को रेज किया है। नेक्स्ट आता है PARRVA, प्रवा। इसे लॉन्च किया है सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिसेंटली। यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि काफ़ी सारे आप लोग देखते हैं कि अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें मत करो। अलग अलग जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, है ना, एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट भी करते हैं। कई बार जो पब्लिक होती है वो मिसलीड हो जाती है, रिटर्न अच्छे नहीं मिल पाते हैं, फ्रॉड का शिकार हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, अफवाहों से बचने के लिए सेबी ने लॉन्च किया है प्रभा। ठीक है, जो कि आपको एक वेरीफाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगा। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज लॉन्च प्रवा, मतलब पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी।
इसे डेवलप करने का काम केयर रेटिंग ने और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किया है। इसे पायलट बेसिस पे 8 दिसंबर को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे ने। इससे क्या होगा, जो मिसलीडिंग कंटेंट मिलता है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस हो सके। आप किसी म्यूचुअल फंड में किसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इस पोर्टल पे जाइए, वहां से जानकारी लीजिए कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है ना। वेरीफाइड इन्वेस्टमेंट जिससे आप कर सकें, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट आप कर सकें। ठीक है, डन। इसके लिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2 नए इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए हैं। पहला है प्रोटेक्शन प्लस, जिसका पॉलिसी नंबर क्या हो जाएगा आपका 886, और दूसरा है बीमा कवच, जिसका पॉलिसी नंबर है आपका 887। अब दोनों में अंतर क्या है, बेसिक अंतर समझते हैं पहले, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। प्रोटेक्शन प्लस आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो आपको लमसम अमाउंट भी रिसीव होता है। बीमा कवच केवल और केवल आपको क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को लाइफ कवरेज, मतलब आपकी फैमिली को फंड प्रोवाइड करता है। लेकिन मैच्योरिटी, जैसे आप जीवित हैं, आपने ये बीमा कवच पॉलिसी ली है, आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है, आप जीवित हैं, तो आपको मैच्योरिटी होने पे इसका कोई अमाउंट वापस नहीं मिलता। हाँ, अगर एक्सीडेंट होता तो आपकी फैमिली को इसका बेनिफिट मिलता है। तो बीमा कवच और प्रोटेक्शन प्लस 2 चीजें लॉन्च की गई हैं। ठीक है, एक में डेथ कवर है और एक में आपका लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है। एक में लमसम है अमाउंट मिल रहा है, एक में लमसम अमाउंट मैच्योरिटी पे नहीं मिल रहा। इसे क्यों लॉन्च किया गया? एक तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए लॉन्च किया है, पहली चीज। अब हमारे देश में कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रिस्क लगता है, उन्हें डर लगता है, या नॉलेज की कमी है कि कैसे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें। और साथ ही साथ वो लाइफ कवरेज भी चाहते हैं, अपनी सेविंग्स भी चाहते हैं। तो लाइफ कवरेज भी हो जाए, आपकी सेविंग भी हो जाए, और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर पाओ अगर आप इच्छुक हैं, तो बिल्कुल ये पॉलिसी इसलिए लॉन्च की गई है, जिसका नाम है प्रोटेक्शन प्लस। तो प्रोटेक्शन प्लस आपको याद रखना है, एक कंबाइंड लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन पॉलिसी सेविंग अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी देती है। अगर बात करते हैं मिनिमम एज, तो कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है मिनिमम इस पॉलिसी को ज्वाइन कर सकता है। और मैक्सिमम एज अलग अलग है, डिपेंड करता है आपके प्रीमियम पर, कितने समय के लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं। अगर आप 5 साल के लिए ले रहे हैं पॉलिसी तो मैक्सिमम एज 50 साल है। और अगर आपकी पॉलिसी 7 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल की है तो आपकी एज 65 ईयर्स मैक्सिमम यहाँ पर है। तो मैक्सिमम एज के 2 क्राइटेरिया हैं। अगर इन जनरल देखा जाए तो 18 से 65 साल का जो व्यक्ति है वो इस प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी को ज्वाइन कर सकता है। क्लियर है इतनी चीजें? अब यहाँ पर प्रीमियम अमाउंट की बात करते हैं। अगर आपने 5 साल की यहाँ पे पॉलिसी ली है तो आपका यहाँ पे जो पॉलिसी टर्म होगा वो 10-15, मतलब ये पॉलिसी टर्म है, ये केवल LIC के बच्चों को पढ़ने की जरूरत है, बाकी आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉलिसी है इसमें क्या होगा, पहले तो एक आपका बेसिक पे होगा। एक रेगुलर होगा, मतलब आप रेगुलर क्या करते हो, प्रीमियम पे करते रहो, और जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो लमसम अमाउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। दूसरा होता है एडजस्टेड। जैसे कि एडजस्टेड क्या है कि आपने पहले साल कुछ अमाउंट दिया, अगले साल वो अमाउंट बढ़ गया, फिर अगला, तो आप एडजस्ट इस पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से मेंशन है, और पार्शियली विड्रॉ भी 5 साल के बाद यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम बीमा कवच के बारे में। तो बीमा कवच एक आपकी फैमिली को दिया जाने वाला प्रोटेक्शन पॉलिसी है। अगर कोई अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म तो इसका फायदा आपकी फैमिली को मिलता है। ठीक है, इसमें भी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 65 साल है। इसमें मिनिमम अश्योर्ड जो सम आपको, मतलब किसी व्यक्ति ने पॉलिसी ली, उसकी डेथ हो जाती है तो मिनिमम 2 करोड़ रुपए, और मैक्सिमम जो है इसकी कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम साइज यहाँ पर क्या है। तो प्रीमियम साइज डिपेंड करता है, एक तो रेगुलर प्रीमियम है कि आप लगातार हर महीने प्रीमियम दे रहे हैं। दूसरा है सिंगल प्रीमियम, मतलब एट द स्टार्टिंग, मतलब बीमा कवच आपने लिया और स्टार्टिंग में ही आपने पूरा पैसा दे दिया। या तो आप हर महीने दे रहे हो, या तो आपने स्टार्टिंग में ही दे दिया, या लिमिटेड पीरियड 5 साल के लिए आपने पॉलिसी ली है, 10 साल के लिए ली है। तो इस तरीके से 3 फीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो डेथ बेनिफिट मिलता है, सम अश्योर्ड है यहाँ पे मिनिमम 2 लाख रुपए का, और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने कितना लिया है पॉलिसी। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है NPCI इंटरनेशनल पार्टनर विथ ACLED बैंक टू फैसिलिटेट UPI
KHQR क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। अब समझिएगा, हमारे देश में काम करता है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो भारत में काम करता है। अब इनका इंटरनेशनल आर्म भी है, मतलब अलग अलग देशों में भी आपको NPCI वर्क करते हुए दिखाई देगा। तो NPCI की जो इंटरनेशनल आर्म है उसका नाम है NIPL। ठीक है, NIPL इंटरनेशनल आर्म है आपकी NPCI की। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ACLEDA के बारे में। ये कंबोडिया का नेशनल बैंक है। कौन है ये? कंबोडिया का नेशनल बैंक है। सॉरी, ये एक बैंक है कंबोडिया का। आई एम सॉरी, ये एक बैंक है कंबोडिया का। ठीक है, कमर्शियल बैंक है कंबोडिया का। और इन्होंने एनपीसीआई के साथ एग्रीमेंट साइन किया है क्रॉस बॉर्डर क्यूआर बेस्ड पेमेंट के लिए। जैसे भारत में यूपीआई है और यहाँ पर चलता है इनका KHQR। तो दोनों मिलके इंडिया और कंबोडिया के जो नेशनल्स हैं इनके बीच में क्या करेंगे, क्यूआर कोड के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, तो ये कंबोडिया का आपको बैंक मिलेगा जिसका प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिलता है। NIPL अभी नमीबिया, त्रिनिदाद टोबैगो, पेरू में भी काम कर रहा है। NIPL के CEO रितेश शुक्ला आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नेशनल अकाउंट बेस ईयर के बारे में। देखिएगा, जब भी हम अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो 2011-12 के बेस ईयर से करते हैं। ऐसे ही हम इन्फ्लेशन को या फिर आपका आईआईपी जो इंडेक्स वगैरह होते हैं उनकी कैलकुलेट करने के लिए अपने एक बेस ईयर होते हैं। लेकिन जब अभी आईएमएफ की रेटिंग आई थी तो उसमें बताया गया था कि भारत का जो नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स है वो ग्रेड सी में आता है। मतलब भारत की रेटिंग अच्छी नहीं आई थी। भारत को अपना बेस ईयर रिवाइज करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली और आज की जो मार्केट डिमांड है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है, इनोवेशन आ रहा है, तो आज की डिमांड के अनुसार अकाउंट जो आपका बेस ईयर है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने रिसेंटली विंटर जो सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में उसमें अनाउंसमेंट किया है कि हम अपने नेशनल अकाउंट्स का जो बेस ईयर है 2011-12 उसको चेंज करके 2022-23 करेंगे। और ये इफेक्ट में कब से आएगा? ये इफेक्ट में आएगा फरवरी 2026 से। Announced during the winter session of Parliament, the new base year of 22-23 will be replace the existing 2011-12 series and become effective from the Feb 26-27-2026. And the decision was announced by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. इससे जो पॉलिसी मेकर हैं, जो इकोनॉमिक परफॉर्मर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उन्हें मॉडर्नाइज किया जाएगा। इसके अलावा जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके भी बेस ईयर को 2022-23 किया जाएगा। और एक रिकमेंडेशन आई है सीपीआई के लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है उसको 2023-24 रिवाइज करने की तैयारी चल रही है। क्यों जरूरत है, मैंने आपको बता दिया कि 2011-12 जो बेस ईयर था वो पिछले 10 सालों से था। अब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, डिजिटल इकोनॉमी हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसके बेस ईयर को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, अब इसका कुछ बैकग्राउंड समझते हैं, हुआ क्या था। जून 2024 की बात है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा 26 मेंबर की एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी। इन्होंने मिलके जो जीडीपी का डेटा है वो लिया और उसके बेस ईयर को चेंज करने के लिए रिकमेंडेशन दिए थे। ये जो 26 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, एडवाइजरी कमेटी, इसके चेयरमैन थे विश्वनाथ गोल्डर। और इन्होंने कहा था कि हमारे जो डब्ल्यूपीआई है, सीपीआई है, आईआईपी है और जीडीपी, इनके बेस ईयर को चेंज करने की जरूरत है। बेस ईयर 5 से 10 सालों में आपका चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला गया है अपकमिंग 2026 में ये रिवीजन अप्लाई हो जाएगा और ये 8th टाइम है, 8वीं बार है जब जीडीपी के बेस ईयर को चेंज किया जा रहा है। इसके पहले 1948-49 से 1960-61 किया था, मतलब पहले 48-49 बेस ईयर था, उसको बढ़ाकर 1960-61 किया था। इस तरीके से कई बार बेस ईयर चेंज हो चुके हैं और ये 8वीं बार बेस ईयर में बदलाव किया जा रहा है। First National Income Estimate for India were compiled by National Income Committee chaired by PC Mahalanobis in 1949। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कौन है? रणवीर कपूर है और इनका नाम है रश्मिका मंधाना और इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आर्चरी प्रीमियर लीग। इसे रिसेंटली प्रोफेशनल स्पोर्ट इवेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो आर्चरी प्रीमियर लीग हैज वॉन द टाइटल ऑफ इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट इवेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। अभी रिसेंटली फिक्की की जो मीटिंग हो रही थी, 50th नंबर का जो ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट हो रहा था नई दिल्ली में, वहां पर ये फैसला लिया गया है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ
ठीक है। द आर्चरी प्रीमियम लीग इज वर्ल्ड फर्स्ट प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी बेस्ड आर्चरी लीग आपको मिल जाएगी। इसे आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो 2025 का एडिशन था वो अक्टूबर मंथ में हुआ था, 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। ठीक है। इसमें जीता कौन था? तो इसमें राजपुताना रॉयल्स डिफीटिंग द पृथ्वीराज योद्धास। तो राजपुताना रॉयल्स ने हराया था पृथ्वीराज योद्धास को और आर्चरी प्रीमियर लीग जीती थी। ये फ्रेंचाइजी बेस्ड आपका लीग है जिसमें 6 टीम आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज गरुण शक्ति। एक्सरसाइज गरुण शक्ति जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाती है। इसका 10वां संस्करण आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में, बाकलो, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको 10th एडिशन देखने को मिल रहा है एक्सरसाइज गरुण शक्ति का। इसमें इंडिया की तरफ से अगर हम देखते हैं स्पेशल फोर्सेस पैरासूट रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। चलिए अब एक हम टेनिस लीजेंड के बारे में बात करते हैं जिन्हें टेनिस हॉल ऑफ फेम में भी 1986 में शामिल किया गया था। 1986 में इन्हें टेनिस हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। इटली के प्लेयर हैं, एक टेनिस प्लेयर हैं, डेविस कप भी खेल चुके हैं और इटली का जो एक सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम है उसका नाम भी इनके नाम पर रखा गया है। इन्होंने ये पहले इटालियन है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था, फ्रेंच ओपन जीता था 1959-96 में और इनका 1960 में जीता था और इनका निधन हो चुका है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं इटालियन टेनिस आइकन निकोला पेटर्नग्ली। ठीक है। इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है जो आपके करंट अफेयर से संबंधित है। टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट को किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया है? तो ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको तैयार किया गया है गूगल के द्वारा। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मेटा और गूगल की टॉक चल रही है, बातचीत चल रही है टू यूज इट्स टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। एक स्पेशल चिप है मेड टू स्पीड अप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। 2016 में गूगल ने इसे लॉन्च किया था। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को ध्रुव के बारे में बताया था जो कि आपका एक डिजिटाइज करता है फिजिकल एड्रेस को। ध्रुव का मतलब क्या है? ध्रुव का मतलब है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ठीक है। अब यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, रेपो रेट पूछी गई है तो 5.25% आपको रेपो रेट देखने को मिल जाएगी। What is the amount announced by the RBI for open market operation 2025 में? तो 1 लाख करोड़ रुपए का ओपन मार्केट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। Where was the 11th edition of India International Science Festival है? तो हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि हरियाणा में ये फेस्टिवल हो रहा है। नेक्स्ट है C-130J सुपर हरक्यूल एयरक्राफ्ट इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो ये एयरक्राफ्ट C-130J किस कंट्री का है? अमेरिका का है। इसकी जो मेंटेनेंस रिपेयरिंग फैसिलिटी जिसको MRO फैसिलिटी कहा जाता है ये बेंगलुरु में स्टैब्लिश की जा रही है। नेक्स्ट बात आती है चराई चुंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो चराई चुंग फेस्टिवल आपको आसाम राज्य में देखने को मिल जाएगा। आसाम राज्य के माजुली में चराईचुंग फेस्टिवल मनाया जा रहा है, वो भी सेकेंड टाइम है और ये वहाँ पर जो हिस्टोरिक रॉयल बर्ड सेंचुरी है उसके प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाता है। चराईचुंग एशियाज फर्स्ट प्रोटेक्टेड बर्ड सेंचुरी आपको मिल जाएगी। 1630 में इसको स्टैब्लिश किया गया था अहोम किंग के द्वारा जिनका नाम था प्रताप सिंहा। 4 दिन का फेस्टिवल आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अंत में है क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है। विच कंट्री रैंक सेकेंड आफ्टर इंडिया इन द टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन वॉल्यूम ऑन रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म? मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में IMF की रिपोर्ट के बारे में बताया था। इसमें बताया था कि इंडिया का जो UPI है वो पूरे वर्ल्ड का 46% ट्रांजेक्शन करता है और रियल टाइम ट्रांजेक्शन में UPI टॉप पर था। सेकेंड नंबर पे कौन सा देश है? अगर उस देश का आपको अगर प्लेटफॉर्म भी याद है, जैसे हमारे देश में UPI है, ऐसा अगर उस देश में क्या चलता है वो अगर आपको याद है क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स में बताया है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं देखती हूँ मेरे पास स्टैटिक्स आते हैं है ना कि आप लोग शेयर नहीं करते और ना ही लाइक बटन पे क्लिक करते हैं तो कृपया करके ये कर दिया कीजिए। ओके। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।